बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपना चैप्टर 1 यानी जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर में हमने जो अलैंगिक जनन होता है उसमें अलग अलग तरीके के जो अलैंगिक जनन के तरीके होते हैं, विधियाँ होती हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। और हमने ईस्ट में देखा था मुकुलन और अमीबा में देखा था द्विखंडन। और अमीबा में और भी देखा था कि उसमें बीजाणु जनन मिलता है और उसमें वो अपना भवन बना लेता है, पुटी भवन बना लेता है जब उसकी विषम परिस्थिति रहती है, और जब उसकी परिस्थिति सही हो जाती है तो वो बीजाणु जनन करता है। अब हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं कि और बाकी तरह के ऑर्गेनिज्म, बाकी तरह के जीव क्या करते हैं, जीव और पौधे क्या करते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि फंजाई जगत के सदस्य, थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए, फंजाई जगत के सदस्य यानी फंजाई के सदस्य तथा साधारण पादप यानी कि पेड़ पौधे जो साधारण वाले हैं, जैसे कि शैवाल। तो साधारण पादप का एग्जाम्पल क्या है? शैवाल। शैवाल का मतलब होता है एल्गी। एल्गी होता है, आगे बताऊंगा। विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा, संरचनाओं मतलब स्ट्रक्चर, कुछ उसमें खास स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना द्वारा जनन करते हैं, संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं, जो कि हम चित्र 1.3 में देख सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर फंजाई के बारे में बता रहे हैं। फंजाई के सदस्य और किसके सदस्य? साधारण पादप जो होते हैं, साधारण पादप जो होते हैं, साधारण पौधे जो होते हैं, जैसे कि शैवाल। साधारण पादप का एग्जाम्पल क्या है? शैवाल। वो उनके पास कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ खास संरचनाएं होती हैं, कुछ खास उनके पास चीज़ें होती हैं यानी उनके शरीर में, जिसके द्वारा वो अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक वाला कुछ खास संरचनाएं होती हैं। तो पहले तो ये देखना है फंजाई आता किधर पे और ये अलगी किधर पे आता है। तो हमने देखा था कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं तो उनमें उनको हमने 5 कैटेगरी में बांट दिया था, जिसको याद करने के लिए बताया था एम, पी, एफ, पी और ए। एम, पी, एफ, पी, ए। एम यानी कि माँ से हो जाएगा मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा। इसको हमें याद रखना है बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से। पी से यानी कि पास से आ जाता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। हिंदी में लिखेंगे तो प्रोटिस्टा। और उसके बाद में एफ से होता है फंजाई, FUN, फन मतलब खेल, GI फंजाई। फंजी भी बोलते हैं, फंजी, बड़े इज्जत से नाम लिया जा रहा है इनका, जी। या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में फन जाई, फंजाई। पास से होता है प्लांट, पास से प्लांट, प्लांट तो बताइए हमें, पादप। और ए से है एनिमल, एनिमल मतलब जानवर होते हैं ना, एनिमल। ओ नहीं है, ये ए है। एनिमल यानी कि जंतु या जानवर जिसे कहते हैं। तो एनिमल जितने भी आते हैं उसमें आएंगे। अब ये MPFPA के अंदर में जो मोनेरा है, मोनेरा का मतलब होता है बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसके अंदर आते हैं, बैक्टीरिया। अब हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी। हम बात कर रहे हैं मोनेरा की, बात नहीं कर रहे अभी। हम प्रोटिस्टा की अभी बात नहीं कर रहे, थोड़ी सी इस लाइन के अंदर में जो एनसीईआरटी ने लिखी है। और एनिमल की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई, ये वाले जो फंजाई हैं, ये फंजाई
इनके अंदर में, और जो ये पादप हैं, प्लांट, जो ये प्लांट हैं इनके अंदर में, तो इन दोनों के अंदर की बातें चल रही हैं, फंजाई की और प्लांट की। अब फंजाई के अंदर में और पादप में भी कुछ जो साधारण वाले होते हैं, साधारण वाले पादप होते हैं। पादप में भी होती हैं कितनी कैटेगरी, 1 2 3 4 5 कैटेगरी होती हैं। पादप के अंदर में भी 5 कैटेगरी होती हैं, जिसमें कि सबसे सिंपल होती है, सबसे साधारण होती है, उसको बोलते हैं शैवाल। शैवाल, शैवाल बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एल्गी। ALGAE, एल्गी। इसमें ए साइलेंट है, एल्गी, या फिर LG भी बोलते हैं, कि कुछ कुछ लोग इज्जत से नाम पुकारते हैं LG या एल्गी, जैसा भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं। तो शैवाल याद रखना है। फिर उसके बाद में आगे आते हैं टेरिडोफाइट, ये पी साइलेंट रहता है जिसमें। फिर ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें ध्यान नहीं देना अभी ज़्यादा, अपन को डरना नहीं है इससे, बस अभी इस पे ध्यान रखना है कि शैवाल। तो फंजाई में और प्लांट के अंदर में जो सबसे साधारण वाले वो कौन से होते हैं, शैवाल होते हैं, यानी कि एल्गी। तो इनके अंदर में NCERT कह रही है कि कुछ अलैंगिक विशेष, कुछ खास अलैंगिक जननीय संरचनाएं होती हैं, और ये उन खास संरचनाओं द्वारा, उन खास स्ट्रक्चर जो भी उनके पास चीज़ रहती है शरीर में, उसके द्वारा ये जनन करते हैं। और उन संरचनाओं को हम देख सकते हैं चित्र 1.3 में। तो अब हम उन संरचनाओं को देखते हैं कि वो कौन सी होती हैं। तो हम आ गए हैं अपने चित्र 1.3 के अंदर में। तो NCERT में एक एक चीज़ अपन को बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना है। तो पढ़ने के लेवल पे मैं बता देता हूँ हमको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले कि ये है हमारी, क्या ये सीढ़ी, ये सीढ़ी है, और इधर पे अपन खड़े हैं। अब यहाँ पर हमको ये सीढ़ी पे इधर पे पहुँचना है। ये हमारा झंडा है, इधर पे पहुँचना है अपन को, यानी कि जो अपना नीट है, नीट और बोर्ड के एग्ज़ाम है, या कुछ भी नॉलेज वगैरह लेना है, तो यहाँ तक अपन को पहुँचना है, ऊपर तक। और अभी अपन यहाँ पर हैं, ठीक है, सीख रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग क्या करेंगे कि इसमें सही तरीका क्या है कि ये जो सीढ़ी है इसको स्टेप बाय स्टेप चढ़ें। पहले ये पड़ी, सीढ़ी में पैर रखा, ये आ गया, हमें पैर रख दिए इसमें, फिर यहाँ पर पैर रखा, फिर इस पे चढ़े, फिर इस पे चढ़े, और फिर इस पे चढ़े, ऐसे करके चढ़ना है हमको। तब हम बड़े आसानी से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमने क्या किया कि डायरेक्ट अपना पैर जो है ये तीसरे माले पे रखा, तो क्या होगा, सोच के बताइए क्या होगा। कुछ नहीं होगा कि पैंट फट जाएगी नीचे से, इतनी पैंट के पास तो ताकत है नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट तीसरी पे छलांग रख दिया अपन ने, पैंट फट जाएगी। वैसे ही अपना हाल होगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पहला स्टेप लेना है, फिर उसके बाद दूसरा लेना है, फिर तीसरा लेना है, और फिर चौथा लेना है। मतलब ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे करके पढ़ना है, तभी वो काम में भी आएगा। अब इसमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये सब क्या है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमें करना है, सबसे पहला स्टेप है, ये पहले पड़ाव पे अपन आएंगे। तो सबसे पहले अपन को नियत करनी है, और पॉजिटिव वाली नियत करनी है कि मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, तो उससे आगे के लिए फ़ायदा होगा, वो मेरे लिए आगे फ़ायदेमंद होगा, उससे मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकती हूँ, अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। और उसमें हमें पॉजिटिव ही सोचना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है एकदम, और उसके साथ पढ़ाई करनी है। यानी कि पढ़ाई करने से मुझे ऐसा सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ, पढ़ाई करने से मेरे बोझ कम हो जाते हैं। इस नियत के साथ पढ़ाई करनी है। उसके बाद में दूसरा कदम लेना है। दूसरा कदम क्या है, ध्यान से सुनना है कि मैं जब पढ़ाऊँगा तो उसमें NCERT की एक लाइन बताऊँगा, और उसके बारे में हर एक शब्द के कैसे बोलना है और उसका मतलब क्या है, वो सब चीज़ें बताऊँगा, और उसका समझाऊँगा कि क्या है उसका मतलब, लाइन का मतलब क्या है। तो हमें उस सबको ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को, ठीक है। फिर यहाँ से हो गया अंदर लेने वाली बात। फिर तीसरा आएगा बाहर, अपन को खुद क्या करना है। फिर अपन को उस लाइन को, मतलब वीडियो को रोकना है, और जो हमने वो लाइन समझी, एक एक शब्द को खुद से बोलना है।
ठीक है, एक एक शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए और खुद से बोलना है, और हमें चेक करना है कि हाँ क्या हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वो उसको देखना है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेने के, अगर डाउट आया तो पूछ लेना है और उसको दोबारा से पढ़ना है। जब तक वो समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ये तीसरा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन तीसरा स्टेप पे जब आएंगे इसमें टाइम लगता है, और इसमें क्योंकि टाइम लगता है, सब्र लगता है, इसलिए यहाँ पर ही जल्दीबाजी हो जाती है। तो तीसरा स्टेप बहुत ध्यान से करना है कि अपन को खुद से बोलना है। जब तक अपन खुद से नहीं बोलेंगे तब तक नहीं आएगा, खुद से बोलना है। फिर चौथा स्टेप होता है महा इम्पोर्टेंट, सब कर लेने के बाद अगर ये नहीं करा तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बोलते हैं रिवीजन। यानी यही चाबी है, रिवीजन। जिसने रिवीजन किया तो फिर वो तो सही है। अपन को कम से कम कितनी बार रिवीजन करने का है, कितनी बार करना है, 7 बार ही करना है। एक पन्ने को 7 बार रिवाइज करेंगे तब जाके हमारी चीज़ें दिमाग में क्लियर बैठती हैं। और पांचवा स्टेप क्या होगा, पार्टी। अब जो है अपना सिलेक्शन हो चुका है, पांचवा स्टेप यही था ना, झंडा यहीं तक तो पहुंचना था, सिलेक्शन हो गया, खुशी मनाई है बहुत सारी। तो अपन ने पहले नियत करनी है, सही से पॉजिटिव रहना है, फिर उसके बाद में सुनना है सही से, उसके बाद में अपन को खुद से बोलना है। जब तक नहीं आ जाए अपन को खुद से तब तक आगे नहीं बढ़ना है। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा उसका रिवाइज करना है 7 बार, और फिर आखिर में जाके पार्टी मनानी है और शुक्र करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम में। तो इसमें डायग्राम में बताया गया है, तो इसमें लिखा है अलैंगिक प्रजनन संरचना। यानी कि अलैंगिक जो प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसमें कौन सी संरचनाएं इस्तेमाल में आती हैं, कौन सी ऐसी खास चीज़ें होती हैं शरीर के अंदर, संरचना होती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहला है क्लमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु, अलैंगिक चल बीजाणु। तो ये क्लमाइडोमोनास है, क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास करके लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। उसमें अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल चल बीजाणु, चल बीजाणु को बोलते हैं जू, जू होता है ना, जू में जाते हैं जानवर जहाँ पर रहते हैं, वैसा वाला जू स्पोर, जू स्पोर्स बोलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु, क्लेमाइडोमोनास किसका हिस्सा होता है, हमने पढ़ा था MPFPA। तो ये जो इसमें P है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का हिस्सा ये क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो ये क्लेमाइडोमोनास आ जाता है अपना, कहाँ पर है क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पर आ जाइए। तो ये देखिए ये क्लेमाइडोमोनास है। अब यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास ऐसा हुआ करता था, तो क्लेमाइडोमोनास कुछ ऐसे करके दिखता है, जो इसकी पेरेंट था वो ऐसे करके दिखता है। यहाँ पर इसका केंद्रक एक, और यहाँ पर इसका एक वैक्यूल रहता है, और इसकी 2 मूछें रहती हैं जिसके सहारे से ये चलता है। अब क्लेमाइडोमोनास ने NCERT पढ़ ली थी, क्लेमाइडोमोनास को पता चल गया वो मरने वाला है, तो इसलिए इनने अपना जनन करने के लिए, अलैंगिक जनन के लिए इनने अपना क्या बना दिया, जू स्पोर बना दिया। तो इसने ये जो अंदर की चीज़ें हैं उनको हटा दिया, और अंदर ही अंदर क्या बना दिए, छोटे छोटे ऐसे करके जू स्पोर बना दिए, यानी कि चल बीजाणु। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बीज है, बीज जैसे हैं और ये चल सकते हैं। इसके बाद में इनकी भी छोटी छोटी मूछें आ गई, और ये इसके अंदर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक दिन ये फट गए, ये फट गए, और ये चल बीजाणु जो थे वो इसके बाहर निकल गए। तो वैसे ही NCERT में दिखाया है कि ये क्लेमाइडोमोनास है, ये वाला, ये इसका पेरेंट था, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसके अंदर ये जो हैं वो इसके चल बीजाणु हैं, यानी कि जू स्पोर हैं, और ये बढ़ते गए और इस ये फाड़ के इसको बाहर निकल गए। तो ये चल बीजाणु, ये भी है चल बीजाणु, इसको जू स्पोर बोल रहे हैं, जू स्पोर या चल
बीजाणु, ज़ूस्पोर बोल रहे हैं। तो ये चल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास के बाहर निकल गए। तो ज़ूस्पोर जो होते हैं वो अलैंगिक जनन का एक संरचना होती है, यानी कि अलैंगिक जनन करने के लिए एक इसमें स्ट्रक्चर है, क्लेमाइडोमोनास का शरीर का हिस्सा है जो क्लेमाइडोमोनास ने बनाया है, जो कि अलैंगिक जनन करता है। फिर दूसरा क्या है, पेनिसिलियम की कोनिडिया, यानी कि पेनिसिलियम एक फंगस होती है, एक फंजाई होती है, ये फंजाई है पेनिसिलियम। हमने सुना होगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, जिसको दवाई होती है वो यहीं से मिलती है, जो दवाई है इसी से बनाते हैं, पेनिसिलियम से। और ये पेनिसिलियम जो बाबा हैं वो क्या बनाते हैं, कोनिडिया बनाते हैं। ठीक है, ये ओनिडा की टीवी चलती थी उस ज़माने में, ओनिडा की टीवी आती थी ना, तो वैसे ही उनने उसका नाम रख दिया कोनिडिया, कोनिडा। तो ये हमारी फंगस है, ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की फंगस दिख रही है। तो इसमें ये इसका ज़मीन से जुड़ी रहती है, फिर ये उगती जाती है, उगती जाती है, उगती जाती है। अब इसको जब अलैंगिक जनन करना होता है तो छोटे छोटे ऐसे गोले गोले से बना लेती है। ये जो गोले गोले मोतियों जैसे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, अब ये कोनिडिया कहीं पर जाके गिर जाएगा ज़मीन पे, या जैसे मान लो ये ज़मीन है, ये कोनिडिया यहाँ पर गिर गया, फिर उसके बाद क्या होगा कि कोनिडिया फिर बड़ा होने लगेगा, और बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होते 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 ये दोबारा से ये फंगस बना लेगा, दोबारा से एक नया पेनिसिलिन बना लेगा, हर एक में इसका केंद्रक है। तो इस तरीके से कोनिडिया की मदद से ये अलैंगिक जनन करता है, और जब इसको जनन करना होगा ये अपना छोटा छोटा कोनिडिया बना देगा। ये कोनिडिया बना दिए इनने, है ना। तो इस तरीके से कोनिडिया जो होता है वो एक संरचना होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन के अंदर। तो ये हमको याद रखना है, पेनिसिलिन के अंदर में होता है। फिर है हाइड्रा, हाइड्रा दिया, हाइड्रा ऐसा इसका नाम है, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होती है, हाइड्रा में होती है कलिका। अभी अभी किस में कलिका पड़ी थी, अभी ईस्ट के अंदर में कलिका पड़ी थी, ईस्ट के अंदर में कलिका पड़ी थी। तो यहाँ पर हाइड्रा में भी कलिका है, ये हमारा हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, और ये थोड़ा सा ये इसका ज़मीन है, यानी कि ये तो पानी में मिलता है, ये इसके मतलब ज़मीन में चिपका रहता है, और ये इसकी पेरेंट है, इसका जनक है, यानी कि अम्मी पापा हैं ये। और ये इस यहाँ से खाना खाता है, इसका मुंह है, मुख लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से खाना खाता है, और इसका खाना अंदर जाता है, और ये खाना यहीं से बाहर निकल जाता है, यानी कि मुंह भी यही है और 2 नंबर जाने के लिए भी यही है। अब इसको जनन जब करना होता है इसमें भी एक छोटी सी कलिका निकलती है, ये कलिका निकल रही है। ठीक है, ये कलिका इसमें से निकली, और ये कलिका बाद में जाके टूट जाती है, यहाँ पर गिर गई ये कलिका, ये कलिका यहाँ पर गिर गई, ऐसे करके गिर गई। फिर धीरे धीरे करके ये कलिका बड़ी होती जाती है, ऐसे बड़ी हो गई, फिर उसके बाद में पूरा एक हाइड्रा बना लेती है। और इसके ये मूछें आ गई। ठीक है, बन गया हाइड्रा दोबारा से। तो ये कलिका की मदद से ये दोबारा नया हाइड्रा बन जाता है। तो हाइड्रा के अंदर में कलिका होती है जो इसका संरचना का काम करती है, अलैंगिक जनन के लिए काम में आती है। फिर उसके बाद में आखिरी में स्पंज में जैम्यूल। ठीक है, स्पंज के अंदर में जैम्यूल, ये खाने वाला जैम होता है ना, वैसा दिख रहा है थोड़ा, जैम्यूल, जैम्यूल। तो स्पंज के अंदर में जैम्यूल। तो स्पंज तो हमने देखा होगा, स्पंज साफ़ सफाई करने में काम में आती है, या स्पंज लगा देते कहीं पर, गद्दे जैसा काम करती है। वो वाला स्पंज नहीं है, ये स्पंज जो होता है वो जिंदा होता है। ठीक है, और ये किसका हिस्सा होता है, ये जो ए दिख रहा है यहाँ पर एनिमल, एनिमल के अंदर में स्पंज आता है। बहुत सारे तरीके के एनिमल होते हैं, कुछ साधारण वाले होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये जो स्पंज होता है वो साधारण वाले एनिमल्स में से आता है, साधारण वाले जीवों में, जंतुओं में से आता है। तो ये स्पंज है,
ये स्पंज है अपना, और इसके अंदर ये स्पंज क्या करता है, एक मटके जैसा बना लिया इसने, ठीक है, ये मटका जैसा बना लिया इसने, और यहाँ पर इसके छोटे छोटे अंदर क्या है, ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं, ये गोले गोले दिख रहे हैं, इसी को जेम्यूल बोल रहे हैं। ये जो गोले गोले दिख रहे हैं मटके के अंदर, ये पत्थर जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे गोल कंचियों जैसे दिख रहे हैं, उसी को जेम्यूल बोल रहे हैं। तो यही क्या है, जेम्यूल, जेम्यूल यही है। तो यहाँ से एक जेम्यूल बाहर निकलेगा, ये निकली अपनी कंची, ये कंची आई बाहर, और मान लो यहाँ पर ज़मीन थी, ये भी पानी में रहता है, तो कंची आई, और कंची जो है फिर एक स्पंज बना देगी। एक स्पंज जो है ऐसा ऐसा करके दिखता है, इसका कोई ख़ास शेप तो होता नहीं है, और इसमें बहुत सारे छेद रहते हैं स्पंज के अंदर में, और ऐसे ऐसे वाले भी स्पंज रहते हैं, उसमें भी छेद रहते हैं। मतलब ये जेम्यूल जो है वही आगे जाके एक बड़ा सा स्पंज बना देगा, ठीक है। तो इसलिए ये जेम्यूल भी जो हुआ, ये कंचे जैसा जो दिख रहा है, वो भी अलैंगिक जनन का एक क्या हो गया, अलैंगिक जनन की एक संरचना हो गई, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, जिसके मदद से ये फंजाई जो है, ये स्पंज जो है वो क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, क्लामाइडोमोनास में मिल रहा था चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर, पेनिसिलियम में मिल रही थी कोनिडिया, हाइड्रा में मिल रहा था कलिका, कलिका मिल रही थी, कलिका को बड भी बोलते हैं, बीओडी बड, और स्पंज में मिल रहा था जैम वाली चीज़ें, जेम्यूल मिल रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया चित्र 1.3। अब इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोपिक चलनशील यानी कि वो चल सकती हैं संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इन संरचनाओं में, ये भी जो भी हमने संरचनाएं देखी अभी चित्र 1.3 में, तो उसमें एक जूस्पोर देखा था, क्लामाइडोमोनास का, ठीक है, ये ऐसे करके था, और इसका एक हेलमेट टाइप का था, और इसकी मूछें थी। तो ये जूस्पोर देखा था हमने, जूस्पोर। तो अत्यंत ही सामान्य यानी कि सबसे सामान्य का मतलब ये नहीं कि एकदम साधारण, यहाँ पर सामान्य का मतलब है कॉमन, सबसे कॉमन जो संरचना मिलती है हमें, यानी कि अलैंगिक जनन के लिए सबसे कॉमन, सबसे आम जो संरचना मिलती है, सबसे ज़्यादा जो संरचना मिलती है वो क्या है, चल बीजाणु। यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है चल बीजाणु, चल बीजाणु। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो बीजाणु है वो चल सकता है। चल कैसे सकता है, इसके मूंछों की वजह से, इसके जो ऐसे नाव में चप्पू रहते हैं ना, इसके चप्पू जैसे काम करते हैं, हिलते रहते हैं इसके मूंछें, तो ये पानी में इसकी मदद से तैर सकता है, चल बीजाणु। और इसको क्या बोलते हैं, जूस्पोर। तो सबसे कॉमन संरचना अगर पूछी जाए क्या है, तो जूस्पोर है अलैंगिक जनन के लिए। जू में हमने देखा है कि जानवर लोग रहते हैं, और जानवर क्या है, चल सकते हैं, इसलिए जूस्पोर भी क्या है, चल सकता है। तो अलैंगिक चल बीजाणु है, ये कैसा होता है, ये सूक्ष्मदर्शी है, यानी कि हम इसको अपनी इन आँखों से देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे, हमें इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। फिर ये चलनशील है, चल सकता है, इसके नाम पे ये चलनशील है, चल सकता है। तो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी से चलनशील संरचना होती है, चलनशील स्ट्रक्चर होता है। फिर अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं और बाकी की जो कॉमन अलैंगिक संरचना है वो क्या क्या है, वह है कोनिडिया होती है। किस में होती है कोनिडिया, हमने पढ़ा था पेनिसिलिन के अंदर, या पेनिसिलम उसको बोलते हैं। अगर एक की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेनिसिलम, और अगर बहुत ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो पेनिसिलिन बोलते हैं, पेनिसिलम। फिर कलिका हमने देखी थी, कलिका यानी कि बर्ड देखी थी किसमें, हाइड्रा के अंदर में देखी थी, हाइड्रा। उसके बाद में जेम्यूल देखा था, किसमें, स्पंज में देखा था, स्पंज में जेम्यूल होता है। तो ये सारी की सारी क्या थी, अलैंगिक जनन की कुछ संरचनाएं थी, जिसको ये जो जीव हैं वो इस्तेमाल करते हैं अलैंगिक जनन करने के लिए, और इनको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि कक्षा 11वीं में आपने पादपों यानी कि पौधों में कायिक जनन के बारे में, कायिक जनन बताऊंगा मैं अभी क्या होता है। कायिक जनन ये एक तरीके का जनन होता है। कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो एनसीईआरटी ये मान के चल रही है कि हमको कायिक जनन पता है क्या होता है। तो मैं अभी बता दूंगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका क्या विचार है, यही पता होगा तब तो विचार आएगा एनसीईआरटी साहब। तो आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी क्या एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? यानी कि एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है कि ये जो कायिक जनन नाम की चीज़ होती है वो अलैंगिक जनन होता है क्या? क्या विचार है आपका? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यानी कि अगर अलैंगिक जनन है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और अगर आप कहते हैं कि अलैंगिक जनन नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यानी कि दोनों बात में आपको ऐसा क्यों लगता है कि अलैंगिक जनन है या नहीं है, वो अभी हम देखेंगे। फिर क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न, क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न वाली संतति के लिए, यानी कायिक जनन से जो संतति हो रही है उनके लिए उपयोज्य है? यानी कि उनके लिए, उनको जो कायिक जनन से संतति पैदा होती है तो उनके लिए क्या क्लोन शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उपयोग कर सकते हैं क्लोन शब्द? तो इसको हम जानते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। तो कायिक जनन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। कि मान लीजिए ये पौधा है, ये ज़मीन है और इसके ऊपर एक पौधा है, इसकी एक पत्ती है, ठीक है, और ये आ गया इसके ऊपर एक फूल। ये फूल है, बहुत ही प्यारा सा, खुशबू भी आ रही है इसकी, लेकिन क्योंकि ये मोबाइल के अंदर है इसलिए इसकी खुशबू दिखेगी नहीं आपको, सुनवाई में नहीं आएगी। तो ये फूल है और इसकी एक और पत्ती आ गई, बहुत ही प्यारी सी पत्ती है। उसके बाद ये छोटा था, उसके बाद ये बड़ा सा पेड़ बन गया। तो पेड़ बना देते हैं अपन, ये पेड़ बन गया, मान लीजिए आम का पेड़ बन गया और इस पे आम लगने लग गए। ठीक है, फूल था, फूल से आम आ गए। अब ये काले आम हैं लेकिन आम तो येलो होता है, कोई बात नहीं, चला लेते काम इससे ही। फिर आम था, आम जो है नीचे गिर गया या फिर किसी ने खा लिया, तो आम से निकले बीज, ये इसके बीज हैं, आम के बीज। आम के बीज जो हैं वो दोबारा ज़मीन में गए, ज़मीन के अंदर आ गए, ठीक है, ज़मीन के अंदर आ गए। फिर बीज में से दोबारा से एक पौधा निकला, ये पौधा निकला, इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ निकली। फिर से इसमें फूल आएगा बड़ा होके, जब ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा हो गया फिर से इसमें एक फूल आया, ये इसमें पत्तियाँ भी हैं, यानी कि फिर से बड़ा पेड़ बन जाएगा। फिर इसके फल आएंगे, फल में से बीज गिरेंगे दोबारा ज़मीन में और बीज से एक नया पौधा बनेगा। यानी मेन बात क्या है यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीज से नया पौधा बनेगा, नया पौधा या नई संतति बनेगी। किससे बनेगी? बीज से बनेगी। बीज को क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं ना। तो ये होता है नॉर्मल, ये होती चीज़ नॉर्मल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन से होता है। ये वाली चीज़ जो होती है वो लैंगिक जनन से होती है, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा आगे जाके, लेकिन अभी हमको ये नहीं देखना है। अब मान लीजिए ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा है, उसका मन हुआ कि उन पौधे ने कहा, अरे जनाब ये बीज बनाने में है ना बहुत ही टाइम लगता है, हमें चाहिए जल्दी जल्दी, ज़ोमैटो में ऑर्डर करें और फटाक से अपना एक नया पौधा बड़ा बन जाए, है ना। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सब चीज़ें जल्दी हो रही हैं, तो हम पीछे क्यों रहें, अपन भी 4G की सिम डलवा लेते हैं और सब काम स्पीड में हो जाए। तो ये पौधे ने क्या किया, ये पौधा बड़ा हुआ, ठीक है, ये इसकी पत्तियाँ थी फिर से, और इसकी ये जड़ें पौधे की, और यहाँ पर इसका फूल है वैसे ही। तो पौधे ने बोला कि कौन बड़ा हो, इतना टाइम वेस्ट करे, फिर
फल बनाए, फूल लाए, फिर फल बनाए, है ना, फिर उसके बाद बीज गिरेगा, फिर बारिश होगी, फिर उसके बाद पौधा बनेगा। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, डायरेक्ट अपनी पत्ती से पौधा उगा देंगे। डायरेक्ट अपनी पत्ती से पौधा उगा देते हैं। ये देखिए, पत्ती से पौधा उग रहा है, पत्ती से ही डायरेक्ट नया पेड़ बन गया, है ना। ये देखिए, ये पत्ती से आ गया, तो फिर उन्होंने बोला चलो अब यहाँ से अपनी तने से भी पौधा उगा देते हैं। ये तने से इनने एक पौधा उगा दिया, ये तने से भी आ गया, ये इसकी पत्ती है। यानी कि ये जो पौधा था, उसकी जो बिना बीज के इसने एक पौधा उगा दिया। यानी कि इसकी जो चीज़ें जो एक नया पौधा नहीं उगा सकती, यानी कि जिसको हम मानते हैं कि उससे नया पौधा नहीं बन सकता, उन चीज़ों से इसका पौधा बन रहा है। यानी कि जो चीज़ें जनन नहीं करती हैं आमतौर पे बड़े पेड़ों के अंदर में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसके शरीर के ही कुछ हिस्सों से नए संतति बन रही है, इसके शरीर के ही हिस्से से नई संतति बन पा रही है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव, इसको बोलते हैं वेजिटेबल होता है ना, वैसी VEGTABLE होता है वेजिटेबल की स्पेलिंग, तो BLE हटा दीजिए, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और हिंदी में ऐसे तरीके के जनन को क्या कहते हैं? ऐसे तरीके के जनन को कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन या प्रवर्धन या कायिक जनन। कायिक जनन क्यों बोलते हैं? कि कायिक क्यों बोल रहे हैं? काया यानी कि शरीर, काया का मतलब क्या होता है? शरीर। काया का मतलब होता है शरीर, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, शरीर होता है। तो इसके शरीर से ही नई संतति उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कायिक जनन। यानी कि इसकी काया से नया जनन हो रहा है, इसलिए कायिक जनन बोलते हैं। अब ये तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल दे के बताया था समझाने के लिए। असल में किस तरीके से किस में ये कायिक जनन मिलता है, वो हमें देखना होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कायिक जनन में NCERT ने हमसे सवाल पूछा कि आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो ये तो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो अब वो पूछें कि आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है क्या? ऐसा है क्या? अलैंगिक जनन है क्या? अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने अलैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ी थी। अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं, कितने पेरेंट्स होते हैं? अलैंगिक जनन की मेन परिभाषा क्या होती है कि एक पेरेंट होना चाहिए। तो इसमें कितने पेरेंट हैं? इसमें भी एक ही पेरेंट है, यानी कि अकेला पौधे ने ही अपनी संतति को जन्म दे दिया, इसलिए ये भी क्या होना चाहिए? ये भी अलैंगिक जनन होना चाहिए। ठीक है, ये भी अलैंगिक जनन है। और इसके अंदर में वो गैमीट्स भी नहीं बने, है ना, यानी कि गैमीट्स आपस में मिले भी नहीं। जब मिलते हैं तभी जाके वो लैंगिक जनन कहलाते हैं। इसमें तो गैमीट्स अगर बनते और मिलते तब इसको लैंगिक बोलते हैं। लेकिन पहली बात तो इसमें एक ही जनक है, एक ही पेरेंट है, इसलिए इसको अलैंगिक जनन बोलेंगे। अब उसके बाद में उन्होंने बोला आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो हमने बता दिया कि क्योंकि इनमें एक ही जनक है, एक ही पेरेंट है, इसलिए इसको अलैंगिक जनन बोल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें इन्होंने पूछा कि क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न, यानी कि अभी अभी जो कायिक जनन पढ़ा उससे जो संतति हुई, उससे उत्पन्न जो संतति हुई, उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्लोन बोल सकते हैं क्या इनको? यानी कि ये जो पौधा था, इस पौधे की पत्ती से एक और पौधा हो गया, क्या इसको हम क्लोन बोल सकते हैं? तो हमने क्लोन की परिभाषा क्या पढ़ी थी? क्लोन किस में बन रहा था? सबसे पहली बात, अलैंगिक जनन में बन रहा था। जैसे ये क्या था? ये यीस्ट था, हमने देखा था यीस्ट के अंदर में इसमें एक छोटी सी कलिका आई और फिर ये कलिका गिर गई और इससे एक नया यीस्ट बन गया।
इससे एक नया ईस्ट बन गया है ना। या फिर ये अमीबा था, अमीबा था, इसने द्विखंडन किया तो इसने एक नए अमीबा बना दिए, है ना। जैसे मैंने डब्बे के एग्जाम्पल से बताया था, ये डब्बा था, इसने अपने जैसे 2 डब्बे और बना दिए। तो क्लोन किसको कह रहे थे? जो बाहर से भी और अंदर से भी एक जैसे हों, समान हो, यानी कि आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक मतलब उसका डीएनए, उसका अंदर की चीज़, और आकार से भी, बाहर से भी वो सेम हो, उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन या आधा का लोन, क्लोन। तो ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे जो बाहर से भी एक जैसे हों, अंदर से भी एक जैसे हों, उनको कहते हैं क्लोन। आनुवांशिक रूप से भी और आकार के रूप से भी समान हो, उसको क्लोन कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। और वो किस में मिलते हैं? क्लोन किस में मिलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन में। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो पौधा बना वो किससे बना? अलैंगिक जनन से बना, अलैंगिक से बना। तो इसलिए इसके अंदर में भी ये बाहर से भी इसी के समान दिख रहा है, ये अपने जनक के समान दिख रहा है, और इसलिए वो अंदर से भी अपने जनक के समान ही होता है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, आप इसमें भरोसा करिए कि वो अंदर से भी अपने जनक यानी कि पेरेंट के समान होता है। तो बाहर से भी एक जैसा है और अंदर से भी एक जैसा है, इसलिए ये भी क्या हुआ? ये भी क्लोन हुआ इसका, ये भी क्लोन हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा कि कायिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो क्लोन कहलाती है। ये सही बात है। और क्यों कहलाती है? क्योंकि वो बाहर से आकार से भी एक समान है और अंदर यानी कि आनुवांशिक रूप से भी एक समान है, इसलिए उसको क्लोन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी इंशाल्लाह। तो अब हम यहाँ तक पढ़ के इसको फिनिश करते हैं कि एनसीईआरटी अब कह रही है कि जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में, जंतुओं में तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है। स्पष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी साफ तौर पे किया जाता है, एक खास वक्त पे ही अलैंगिक जनन बोला जाता है। यानी कि जब भी अलैंगिक शब्द बोलेंगे जंतुओं के अंदर में और साधारण जीव में, तो वो स्पष्ट रूप से होता है, ठीक है। तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है इंग्लिश की और हिंदी की एनसीईआरटी में, यहाँ पर कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, कि यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, किसमें? साधारण जीव में, जो साधारण सिंपल एनिमल होते हैं उसके अंदर में और जंतुओं में। और फिर उन्होंने बोला पादपों में इस शब्द का प्रयोग। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अलैंगिक शब्द का प्रयोग, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो कायिक जनन है, ये वाला शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पर पौधों के अंदर, कि ये वाला जो शब्द है कायिक जनन, वो निरंतर प्रयोग में किया जाता है। किसके लिए? पादपों के लिए, पौधों के लिए कायिक जनन का शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जबकि जो अलैंगिक शब्द है वो किस में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास सिर्फ चुनिंदा में ही इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? साधारण जीव के अंदर में और जंतुओं के अंदर में, ठीक है। तो जो पौधे हैं, पादप हैं, उसके अंदर में कायिक जनन शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, निरंतर। इसको अच्छे से पढ़िए, निरंतर, निरंतर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लगभग सभी में। और जो अलैंगिक शब्द है वो ज़्यादातर जो जंतु रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और साधारण जीव जो सिंपल वाले और जानवर हैं, उनके अंदर में खास में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे कि पादप में जो पौधे हैं उसके अंदर में ये जो कायिक परिवर्धन है, जो कायिक जनन है, परिवर्धन या कायिक जनन एक ही बात है, वो कहाँ कहाँ मिलता है हमको, वो हम देखेंगे आगे चैप्टर्स आगे जब हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 बार इसको रिवाइज़ करते रहिए। बी पॉजिटिव।